रमैया दादा बैठे हुए छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहे हैं। राधा उन्हें पानी देते हुए सांत्वना दे रही है। तभी वहां चंदू आता है। क्या हुआ दादा, क्या बात है? इस उम्र में आंखों में आंसू क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या? नाम बताओ, मैं उसे सबक सिखाता हूँ। अब क्या सबक सिखाओगे चंदू बाबू, मैं तो बर्बाद हो गया। उस जमींदार गजपति ने मेरी जान, मेरे खेत के कागजात छीन लिए। देखा चंदू, बेटे की पढ़ाई के लिए दादा ने उस गजपति से 50,000 रुपए उधार लिए थे। उस पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और ना जाने कौन कौन सा ब्याज लगाकर 5 लाख कर दिया। कल रात पैसे न चुकाने पर उसने अपने आदमियों को भेजकर खेत के कागजात भी छीन लिए। वो खेत ही मेरा सहारा था बाबू, अब मैं क्या खाऊंगा? अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? चंदू रमैया के कंधे पर हाथ रखकर, दादा तुम्हें अपने आंसू पोंछने होंगे। तुम्हारे पसीने की बूंद से भीगी उस मिट्टी को कोई गजपति हजम नहीं कर पाएगा। तुम्हारा चंदू अभी जिंदा है। मतलब आज रात फिर से अंडरग्राउंड चोर बाहर आने वाला है? ये चोरी नहीं है राधा, न्याय है। उस गजपति ने अपना घर जितना ऊंचा बनाया है, मैं उसके अहंकार को उससे कहीं ज्यादा नीचे गिरा दूंगा। आज से उसकी नींद उड़ जाएगी। दादा तुम जाकर शांति से सो जाओ, तुम्हारे कागजात तुम्हारे घर आ जाएंगे। उधर गजपति अपने खाली लॉकर के सामने खड़ा बाल नोचते हुए पागलों की तरह चिल्ला रहा है। इंस्पेक्टर विक्रम कड़क यूनिफॉर्म में चश्मा लगाए स्टाइल से खड़ा है। लुट गया, मैं तो लुट गया इंस्पेक्टर साहब। वो चोर मेरे लॉकर से रमैया के खेत के कागजात ले गया, और तो और मेरे लिए खत भी छोड़ गया है। दादा के खेत के कागजात वापस चले गए हैं। तुम्हारा अहंकार जल्द ही गायब हो जाएगा। तुम्हारा चंदू क्या जमींदार साहब, गांव के एक गली छाप चोर को देखकर इतना डर रहे हैं? मैं सिटी स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर हूँ। उसे 24 घंटे के अंदर घसीट कर आपके सामने कुत्ते की तरह बांधूंगा। तभी एक पोस्टमैन, जो असल में भेष बदले हुए चंदू ही है, कमरे के दरवाजे के पास आता है। उसके हाथ में एक पार्सल है। बाबूजी, क्या आप ही जमींदार साहब हैं? शहर से आपके लिए एक पार्सल आया है। यहाँ इस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। गजपति चिढ़कर हस्ताक्षर करता है और पार्सल ले लेता है। चंदू वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। गजपति जैसे ही वो बॉक्स खोलता है, उसमें एक और खत होता है, जिसे इंस्पेक्टर विक्रम छीनकर पढ़ने लगता है। हेलो कड़क पुलिस ऑफिसर साहब, आपके लिए मेरा एक ओपन चैलेंज है। 7 दिन का समय दे रहा हूँ। इन 7 दिनों में मैं जमींदार के घर की हर कीमती चीज चुराकर अंडरग्राउंड चला जाऊंगा। दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाइए, वरना अपनी पुलिस की टोपी उतारकर किनारे रख दीजिए। देखा, वो शहर के पुलिस वाले आपको ही चुनौती दे रहा है। वो इंसान है या भूत, मैं भी देखता हूँ उसकी हिम्मत कितनी है। आज रात से इसी कमरे में अपना बिस्तर लगाकर मैं पहरा दूंगा। मेरी नजरों से बचकर एक मच्छर भी अंदर नहीं आ सकता। अब देखता हूँ चोर कैसे आता है। गजपति जमीन पर एक छोटी सी चटाई बिछाकर सिकुड़कर सोया हुआ है। विक्रम की आंखें लाल हैं। वो कुर्सी पर बिना सोए पहरा दे रहा है। गजपति चौंक कर उठता है। इंस्पेक्टर, मेरा पलंग कहाँ गया? लाख रुपए का मेरा सागौन का पलंग कहाँ गया? मैं जमीन पर क्यों हूँ? इंस्पेक्टर साहब हैरानी से कमरे के चारों ओर देखते हैं। मुझे क्या पता, मैं तो रात भर उसी दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। दरवाजे की अंदर से कुंडी लगी है, खिड़कियां सब बंद है। फिर पलंग बाहर कैसे गया? क्या पलंग के पैर निकल आए और वो खुद चलकर चला गया? मेरा कीमती पलंग, तुम कैसे पुलिस वाले हो? एक तरफ चोर अंदर आकर मेरे नीचे से पलंग चुरा ले गया और तुम यहाँ मक्खियां मारते रहे। चुप रहो, मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया है। क्या वो कोई जादू टोना कर रहा है? आज से मैं दरवाजे के पास नहीं, बल्कि तुम्हारे ठीक बगल में बैठकर पहरा दूंगा। 5वां दिन। कमरा अब लगभग खाली है। गजपति और विक्रम दोनों जमीन पर बैठे। सामने जो बड़ा टीवी होना चाहिए था वो नहीं है, और बैठने के लिए सोफा भी नहीं है। गजपति पागल सा हो चुका है। वो सिर पीटते हुए कहता है, कल मेरा सोफा चला गया, आज मेरा 60 इंच का टीवी चला गया, अलमारी में रखी मेरी सोने की जंजीरें चली गई। क्या इंस्पेक्टर साहब, क्या वो चोर हवा में उड़कर आ रहा है? कम से कम टीवी का तार खींचने की आवाज भी तुम्हें सुनाई नहीं दी। मेरी तो जान पर बनाई है जमींदार। मैंने हवेली के चारों तरफ 20 कांस्टेबल लगा रखे हैं। छत नहीं हटी, नीचे जमीन नहीं खुदी। क्या वो चोर दीवारों के आर पार जा रहा है? उसकी तरकीब मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। 7 दिन पूरे होने में अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। वो टीवी सोफा चला गया तो कोई बात नहीं, मेरी प्रॉपर्टी के कागजात वाला मेन सूटकेस है, उसे किसी भी तरह बचा लो।
वरना मेरा सड़क पर आना तय है। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये कमरा बहुत ही विशाल और शानदार है। गजपति के घर से गायब हुआ सोफा वहाँ रखा है। सामने गजपति का टीवी ऑन है। चंदू बहुत आराम से सोफे पर बैठा है। राधा एक लकड़ी की सीढ़ी से ऊपर से नीचे आती है। ओह चंदू, ऊपर उस हवेली में जो तमाशा चल रहा है वो तुम्हें देखना चाहिए। वो जमींदार पागलों की तरह अपना सिर पीट रहा है और वो इंस्पेक्टर अपनी मूंछें नोच रहा है। चंदू मुस्कुराते हुए टीवी का रिमोट ऑफ करते हुए कहता है, अहंकार तोड़ने के लिए उनके साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए था। उस जमींदार ने कई सालों तक इस गांव के किसानों का खून चूसा है। उसका घमंड तो तोड़ना ही था। लेकिन चंदू, ये सब तुम कैसे कर पा रहे हो? ऊपर से इतने सारे पुलिस वाले हैं ना। राधा, अगर इंसान के काम के पीछे अच्छी नियत हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। इस जमींदार की हवेली के नीचे एक पुरानी सुरंग है। ये बात उसे भी नहीं पता। वो सीधे जमींदार के सोने वाले कमरे की जमीन के नीचे खुलती है। उसे नहीं पता कि उसके अहंकार के महल की नींव कितनी खोखली है। मैं रात को सबके सो जाने के बाद धीरे से उस जमीन के पत्थर को खिसकाता हूँ और एक एक चीज नीचे खींच लेता हूँ। अच्छा, तो फिर इन कीमती चीजों और गहनों का क्या करेंगे? रमैया दादा के कागजात उन तक पहुंच गए हैं। अब ये टीवी, ये गहने, सोफे, इन सब को बेचकर हमारे गांव में जो आधा बना हुआ अस्पताल रुक गया है उसे पूरा करवाऊंगा। गरीब के आंसू जितने ताकतवर होते हैं उसकी दुआ भी उतनी ही ताकतवर होती है राधा। वो दुआएं हमारे गांव का रक्षा कवच हैं। कमरा पूरी तरह यानी बिल्कुल खाली है। नीचे सोने के लिए एक चटाई तक नहीं। गजपति के शरीर पर सिर्फ एक धोती है और एक बनियान। उसे डर है कि कहीं कपड़े भी ना चोरी हो जाएं। विक्रम जमीन पर दीवार के सहारे कमजोरी से बैठा है। 7 दिन पूरे हो चुके हैं। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है और चंदू बहुत आराम से हाथ बांधे अंदर आता है। इंस्पेक्टर साहब चंदू को देखते ही चौंक कर खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमजोरी के कारण फिर से गिर पड़ते हैं। तुम यहाँ कैसे आए? 7 दिन पूरे हो गए इंस्पेक्टर साहब। मैं अपनी चुनौती जीत गया। कमरा पूरी तरह से साफ हो गया है। गजपति चंदू के पैरों पर गिरकर रोते हुए कहता है, अरे चंदू बाबू, मुझे माफ कर दो बेटा। मेरी प्रॉपर्टी के कागजात, मेरी चीजें मुझे वापस कर दो। मैं पूरी तरह से सड़क पर आ गया हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों जमींदार साहब, उस दिन जब रमैया दादा आपके पैरों पर गिरे थे और रोते हुए कहा था मेरी जमीन मुझे दे दो, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तब आपको दया नहीं आई? ब्याज पर ब्याज लगाकर जब किसानों की जान ले रहे थे तब ये डर कहाँ था? रुलाकर कमाई गई आपकी ये दौलत अब उन गरीबों के आंसू पोंछने के लिए एक अस्पताल का रूप लेने जा रही है। यही न्याय है। लेकिन ये सब तुमने किया कैसे चंदू? मुझ जैसे ट्रेंड ऑफिसर की आंखों में धूल झोंककर इतनी सारी चीजें कैसे गायब कर दी? चंदू मुस्कुराते हुए और नीचे जमीन पर रखे एक बड़े पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इंस्पेक्टर साहब, आप दरवाजे के पास पहरा दे रहे थे, लेकिन मैं जमीन के नीचे से काम कर रहा था। इस हवेली के नीचे वाली सुरंग सीधा मेरे अंडरग्राउंड कमरे तक जाती है। रात को जैसे ही आपकी आंख लगती, मैं पत्थर हटाकर चीजें गायब कर देता। चोर कभी भी दरवाजे से नहीं आता। विक्रम जी 1 मिनट चुप रहकर फिर गहरी सांस लेकर हंसते हुए कहते हैं, मैंने अपनी सर्विस में बहुत से चोर देखे हैं चंदू, लेकिन तुम जैसा ईमानदार इंसान पहली बार देख रहा हूँ। तुमने सिर्फ इस जमींदार के घर से चीजें ही नहीं चुराई, बल्कि इस गजपति के अहंकार और मेरे अति आत्मविश्वास को भी चकनाचूर कर दिया है। इंस्पेक्टर साहब, क्या बोल रहे हैं आप? इसे गिरफ्तार कीजिए। इसने मेरे घर में चोरी की है। ये एक अपराधी है। अपराधी तुम हो गजपति। सालों तक मासूमों का खून चूसा है। चंदू ने जो किया वो चोरी नहीं, धर्म की स्थापना है। इसके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सच कहूँ तो वो सबूत ढूंढने का मेरा मन भी नहीं है। फिर विक्रम अपनी पुलिस की टोपी सिर पर पहनता है और कहता है, दूसरों की संपत्ति लूटने वाले के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं शहर वापस जा रहा हूँ। विक्रम हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। गजपति उस खाली कमरे में पागलों की तरह जमीन पर बैठकर रोने लगता है। चंदू भी धीरे धीरे बाहर आता है। वहाँ राधा उसका इंतजार कर रही है। सब ठीक से हो गया ना चंदू? चंदू मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखकर कहता है, हाँ, आज रमैया दादा चैन की नींद सोएंगे और ये गांव भी चैन की सांस लेगा। दोनों मिलकर हंसते हुए उस गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए दूर निकल जाते हैं।